फिल्म्स प्लॉट में खुश आमदीद। फिल्म शुरू होती है एक सुनसान मोहल्ले से, जहां अचानक एक नौजवान लड़की भागना शुरू करती है। वो मुसलसल पीछे मुड़कर देख रही होती है जब रोड को पार करती है, और ऐसा लगता है कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है। कुछ लम्हों के बाद जब वो घर पहुंचती है, उसके वालिद बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। ताहम लड़की सिर्फ इनके पास से भागती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। इसके बाद वो घंटों तक गाड़ी चलाती रहती है। इस दौरान भी वो पीछे की तरफ देखती रहती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वो एक साहिल पर रुकती है और अपनी फैमिली को फोन करती है। लड़की बेचैनी से इनको बताती है कि वो इनसे बहुत मोहब्बत करती है और वो परेशान ना हो। फोन के बाद वो साहिल पर बैठ जाती है जैसे वो किसी इंतजार में हो। अगली सुबह वो लड़की इसी जगह पर मुर्दा पाई जाती है। अगले सीन में हम जे एक नौजवान लड़की को देखते हैं जो अपने घर के पूल में तैर रही होती है। इसके दोस्त घर के अंदर फिल्म देख रहे हैं, लेकिन जे को इनमें दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसे अपनी डेट के लिए तैयार होना होता है। शाम को वो अपनी डेट के साथ मिलती है जिसका नाम ह्यू है, एक मूवी थिएटर। जब दोनों फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं तो ह्यू एक अजीब औरत को पीले रंग के कपड़ों में देखता है जो थिएटर के दरवाजे के पास खड़ी है। वो जल्दी से जे से पूछता है कि क्या वो इस औरत को देख रही है, लेकिन जे कहती है नहीं। इसके साथ ह्यू बेआराम होने लगता है और कहता है कि क्या हम चल सकते हैं। जे हैरान होकर वजह पूछती है, लेकिन ह्यू बहाना बना देता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद दोनों ने रात को कॉल करने का कहा और अलग हो गए। अगली सुबह जे अपनी दोस्त के साथ बातचीत कर रही है। इससे वाज़ह होता है कि वो ह्यू में दिलचस्पी रखती है और वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि वो इसके साथ रिश्ता कायम करना चाहती है। इसी रात वो दोबारा बाहर जाते हैं और रेस्टोरेंट में रात का खाना खाते हैं, और जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो एक पुरसरार शख्स ह्यू के आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आता है। बाद में वो दोनों एक जगह चले जाते हैं और ह्यू की कार में रोमानवी वक्त गुजारते हैं। लेकिन जे के कपड़े पहनने से पहले अचानक ह्यू पीछे से इसके ऊपर आता है। वो इसे क्लोरोफॉर्म करता है और इसे बेहोश करता है। अगली बात जो जे को मालूम होती है वो एक व्हील चेयर पर बंधी हुई है जो एक बंद पार्किंग लॉट में है। ह्यू शर्मिंदा होता है और वादा करता है कि वो इसे जख्मी नहीं करेगा। फिर वो इसे बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि एक पुरसरार शख्स हर जगह इसका पीछा कर रहा है जहां भी वो जाता है। वो वाज़ेह करता है कि जब उसने एक लड़की से जिनसी ताल्लुक बनाया था तो उसकी शैतानी ताकतें इस पर मुंतकिल होती हैं। ह्यू मजीद बयान करता है कि इस लानत को मुंतकिल करने का वाहिद तरीका सिर्फ किसी के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना ही है। आखिर में वो ये भी जिक्र करता है कि इस वजूद के पास किसी की भी शक्ल में तब्दील होने की सलाहियत होती है, लिहाजा कोई भी इस बात को नहीं जान सकता कि यह हकीकत है या नहीं। जे वाज़ेह तौर पर इसकी बात पर यकीन नहीं रखती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इसके बावजूद ह्यू इसे इमारत के किनारे तक ले जाता है और इसे वो पुरसरार औरत दिखाता है। अचानक जे एक अजीब औरत को देखती है जो मुकम्मल तौर पर नंगी होकर धीमी चाल से इसकी तरफ चल रही है। ह्यू इसे बताता है कि इसे इस लानत से जान छुड़ाने के लिए किसी और के साथ सोना होगा, लेकिन अगर ये वजूद इसे पकड़ ले तो वो मार दी जाएगी। इसके बाद ह्यू इसे इसके दोस्त के घर ले जाता है और इसे वहां छोड़ता है। फिर ये वहां से भागता है ताकि कोई इसे पकड़ ना सके। कुछ ही देर में जे के दोस्त इसकी मदद करने के लिए इसकी तरफ भागते हैं। वो पुलिस को बुलाते हैं और वो जे से कुछ सवालात पूछते हैं। पुलिस जांचती है, लेकिन ह्यू की कोई निशानी नहीं मिलती क्योंकि लड़के ने जाली नाम इस्तेमाल किया था। अगले दिन स्कूल में क्लास में बैठे हुए जे दूर से एक बूढ़ी औरत को नोटिस करती है। वो बहुत अजीब लग रही है, जो सिर्फ नाइट गाउन पहने हुए है। हैरत अंगेज बात यह है कि क्लास में कोई दूसरा शख्स इसे नहीं देखता। इसके नतीजे में जे को ये समझ आता है कि ये औरत वही वजूद है और वो घबरा जाती है। वो फौरन अपना बैग उठाती है और क्लास छोड़कर जाती है, लेकिन हाल में वही औरत उसे फिर से मिलती है। खौफजदा होकर वो स्कूल से भागती है और एक दुकान तक पहुंचती है जहां उसके दोस्त कैली और पॉल काम करते हैं। जैसा कि तवक्का की जा सकती है, इसके दोस्तों को इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पॉल इसके घर रात को इसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ हम जानते हैं कि पॉल को जे पसंद है, लिहाजा वो इसके साथ हर हद तक रहने को तैयार है। इसकी हिम्मत को देखते हुए ग्रुप के सभी अफराद इत्तेफाक से जे के साथ चलने को राजी होते हैं ताकि वो अपने आप को महफूज महसूस करे। रात को जे सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो परेशानी में मुब्तला होती है और वो नीचे जाती है और पॉल को फिल्म देखते हुए पाती है। वो इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनती। फिर जब वो किचन की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनते हैं तो पॉल जाकर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। खौफजदा होकर वो फिर ऊपर जाता है और सभी को जगाता है। इसी दौरान जे नीचे सीढ़ियों पर अकेली रह जाती है।
اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کچن میں جائے اور خود چیک کرے۔ وہ ایک خوفناک عورت کو اس کی طرف آتے دیکھتی ہے۔ خوفزدہ ہو کر جے اوپر اپنے دوستوں کے کمرے تک دوڑتی ہے اور دروازے کو بند کرتی ہے۔ سبھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے پرسکون کریں، لیکن جے گہرے صدمے کا شکار ہوتی ہے۔ وہ آخرکار مان لیتی ہے کہ وہ لعنت کا شکار ہے، لیکن اس کے دوست ابھی بھی یہ ماننے کے لیے متفق نہیں ہوتے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک فرد فیصلہ کرتا ہے کہ دروازہ کھولے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ جے آغاز میں راحت محسوس کرتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید وہ صرف وہم کر رہی ہو، لیکن بالکل اس کے دوست کے پیچھے ایک عجیب طویل آدمی نمودار ہوتا ہے۔ وہ چیختی ہے اور فوراً کمرے کی کھڑکی سے باہر بالکنی پر جاتی ہے۔ اگلے منظر میں جب جے اپنی سائیکل پر لوکل پارک پہنچتی ہے، اس کے دوست اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جے کے پاگل پن کی وجہ سے گروپ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہیو کو ڈھونڈیں گے تاکہ انہیں کچھ جوابات مل سکیں۔ بعد میں گروپ ہیو کا پتہ لگا کر اس جگہ پہنچتا ہے، لیکن وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ ہار نہ ماننے کے لیے وہ پھر دیکھتے ہیں اور انہیں کچھ پرانی تصاویر اور مختلف اشارے ملتے ہیں جو انہیں ہیو کے اسکول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر وہ سب اسکول پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر انہیں اس کا اصل ایڈریس ملتا ہے اور جانتے ہیں کہ اس کا نام جیف ہے۔ وہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ جیف فوراً معذرت کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ ایک رات کے تعلق کے بعد اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ لعنت حقیقی ہے اور اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اسے دوسرے پر منتقل کر دیں۔ یہ سن کر جے اور اس کے دوست حیران ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ دور سے دور چلے جائیں۔ پھر وہ ممکنہ مقامات کی فہرست تیار کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوست لیک ہاؤس کا مشورہ دیتا ہے۔ جے اس آئیڈیا کو پسند کرتی ہے اور وہ سب لوگ اس جگہ کی طرف جاتے ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں، گروپ اپنے تمام غموں کو بھول جاتا ہے اور لیک ہاؤس میں اپنی زندگیوں کا بہترین وقت گزارتے ہیں۔ پھر ایک دن جب ایک اجنبی عورت جے کے پیچھے سے پاس آتی ہے، یہ وہی شیطانی وجود ہوتا ہے۔ عورت جے کے بالوں کو پکڑتی ہے، جس سے سب لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ پال اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ ایک کرسی اس شیطانی طاقت کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اسے دور پھینکتی ہے۔ اس کے بعد گروپ پاس کے ایک شیڈ میں بھاگ جاتا ہے۔ جے گن پکڑتی ہے اور اس پر گولی چلاتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خوفزدہ ہو کر وہ شیڈ کا دروازہ بند کرتی ہے اور اسے لاک کرتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شیطانی طاقت دروازے پر ٹکر مارتی ہے اور دروازے کے نیچے سے ایک چھید کھودتی ہے۔ جے انتظار کرتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس سے کچھ باہر نہیں آ رہا ہے، اور جب وہ چھید کے قریب تر جاتی ہے تو ایک چھوٹا بچہ نقش زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شیطانی وجود نے اپنی شکل بدل لی ہے تاکہ چھید میں سے گزر سکے۔ خوش قسمتی سے جے شیڈ سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ جتنی جلدی ہو سکے گاڑی چلا کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ وہ کافی پینک ہو گئی ہے اس لیے وہ گاڑی ایک کھیت کے اندر لے جاتی ہے۔ اگلے سین میں جب جے کو ہسپتال میں ہوش آتی ہے تو اپنے تمام دوستوں کو وہاں پاتی ہے۔ وہ معمولی طور پر زخمی ہوتی ہے اور اسے اپنے دوستوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک اسے وہاں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر جے دوبارہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یقین رکھتی ہے کہ یہ وجود اسے ہسپتال میں مار دے گا، لیکن اس کے دوست اسے پرسکون کرتے ہیں اور اعتماد دلاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت جے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سب کا خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے بس کسی ایک شخص کے ساتھ سیکس کرنا ہوگا اور اس لعنت کو منتقل کرنا ہوگا۔ خوش قسمتی سے گریگ اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس بات پر یقین نہیں رکھتا اور چاہتا ہے کہ جے عام سا محسوس کرے۔ اس رات دونوں ہسپتال کے بستر پر خوبصورت لمحے کا لطف لیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب جے گریگ کے گھر پر نگرانی کر رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے کے دروازے کے ذریعے داخل ہو رہا ہے۔ جے کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی وجود کو دیکھ سکتی ہے۔ جلدی سے جے گریگ کو خبردار کرنے کے لیے اسے کال کرتی ہے۔ بدقسمتی سے کوئی جواب نہیں آتا، اس لیے وہ مجبور ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کے گھر جائے۔ وہ وہاں پہنچتی ہے اور اوپر جاتی ہے جہاں وہ وجود گریگ کی ماں کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر ہوتا ہے۔ جے نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ گریگ کو خبردار کرے، لیکن گریگ دروازہ کھولتا ہے اور ایک دردناک موت کا شکار ہوتا ہے۔ خوفزدہ جے گھر سے باہر بھاگتی ہے اور گاڑی میں سوار ہو کر دور چلی جاتی ہے۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ وجود اب دوبارہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ڈر کر اس نے سمندر کی طرف سفر کیا جتنی دور وہ جا سکتی تھی۔ وہاں وہ کچھ لڑکوں کو دیکھتی ہے اور ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ سیکس کرے،
ताहम वो आखिरी लम्हे में मंसूबा तब्दील करती है और घर वापस लौटती है। अगले दिन पॉल जे की मदद करने की पेशकश करता है। वो अपना दिल खोलता है और इजहार करता है कि वो इसे पसंद करता है और अगर ये वाहिद तरीका है जिससे जे को महफूज रखा जा सकता है तो वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार जे इसको इनकार करती है और बजाय इसके वो एक मंसूबे का सोचती है कि वो वजूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती है। बाद में ग्रुप के बाकी बचे दोस्त एक नज़दीकी स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एटम्स लाए हैं जिन्हें वो पूल के पानी को करंट देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जे चारे का किरदार अदा करती है और पूल में वजूद का इंतजार करती है। कुछ देर बाद वो वजूद को आते देखती है, लेकिन इनका मंसूबा नाकाम हो जाता है जब वजूद पूल में इलेक्ट्रिकल एटम्स फेंकने शुरू कर देता है। ये लगता है जैसे ये शैतानी ताकत बहुत ज़हीन हो। मुतवक्का तौर पर जे घबरा जाती है और वो पानी के नीचे चली जाती है ताकि हमलों से बच सके। इसके दोस्त भी इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वजूद कहाँ है वो देख नहीं सकते। इस दौरान पॉल एक बंदूक निकालता है और वजूद को मारने की कोशिश करता है। जे इसे रहनुमाई करती है, लेकिन बदकिस्मती से पॉल गलती से एक दोस्त को टांग में गोली मार देता है, जबकि वजूद अशिया को पानी में फेंके जा रहा है। एक दोस्त होशियारी से इस पर कंबल डालता है ताकि पॉल इसे देख सके। वो फौरन वजूद के सर पर गोली मारता है, जिसकी वजह से वजूद पूल में गिर जाता है। ये मानते हुए कि इनका मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है, जे तैरने लगती है ताकि पूल से बाहर निकल सके, लेकिन वजूद दोबारा उठता है और इसके पांव पकड़ता है। ये जे को पानी के नीचे ले जाने और इसे डुबोकर मौत की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से पॉल ने वजूद को निशाना बनाकर इसे कई मरतबा गोलियां मारी, जिसकी वजह से वजूद आखिरकार जे को छोड़ता है ताकि वो जा सके। ये वाकया देखकर ग्रुप को लगता है कि इन्होंने आखिरकार इस वजूद को मार ही दिया है, लेकिन इनके खौफ में इजाफा होता है जब सारा पूल लाल रंग के अजीब से खून से भर जाता है और वो वजूद लेकिन कहीं नजर नहीं आता और इनका प्लान एक दफा फिर नाकाम हो गया है। जब जे को ये समझ आता है कि वजूद को कत्ल नहीं किया जा सकता है तो वो अपने फैसले को तब्दील करती है और इस रात पॉल के साथ सोती है। इसके साथ ही ये लानत इस पर मुंतकिल होती है। फिल्म के आखिरी सीन में पॉल शहर में घूम रहा है और इस लानत को किसी और पर डालने के लिए एक परफेक्ट शख्स की तलाश कर रहा है। वो दो लड़कियों को देखता है और अपनी गाड़ी को आहिस्ता करता है ताकि इनसे ताल्लुक बना सके। इसमें कोई शक नहीं कि ये क्लासिक फिल्म है, लेकिन अफसोस कि इसका इख्तिताम इससे बेहतर होना चाहिए था। अगर आप ऐसी ही मजीद मूवीज के रिकैप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया।